कार्यक्रम के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी से रूबरू होने जा रही हैं। शब्द बुनती हैं, रंग चुनती हैं, अदाकारी पेशकारी जिसकी दुनिया सुनती है, कलाकारी के पंखों से छू लिया क्षितिज, बहुआयामी प्रतिभा का नाम डॉक्टर वीना विज। दक्ष लेखिका, पारंगत चित्रकार, कुशल अदाकारा, सफल महिला नेत्री, कुल मिलाकर बहुमुखी प्रतिभा की प्रतिमूर्ति हैं डॉक्टर वीना विज उदित। लाहौर की माटी में जन्मी, विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश की सौंधी धरती में पली बढ़ी, पंजाब की पावन धरती की बहू बनी और पति के साथ कश्मीर की वादियों में निखरती चली गई। जबलपुर विश्वविद्यालय की स्वर्ण पदक विजेता, गणतंत्र दिवस परेड में मध्य प्रदेश की प्रतिनिधि, बेस्ट एनसीसी अंडर ऑफिसर रह चुकी डॉक्टर वीना विज बचपन से ही नृत्य नाट्य में पारंगत रही हैं। आप तुलिका से कैनवस को रंगती रही हैं और कला के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर चुकी हैं। आप 1980 में दूरदर्शन और आकाशवाणी जालंधर से जुड़ी और इसी कड़ी में हिंदी व पंजाबी के लगभग 100 नाटकों, धारावाहिकों और 6 फिल्मों में सन 2000 तक अभिनय करती रही हैं। आपके पति श्री रविंद्र कुमार विज कश्मीर में बिजनेसमैन हैं। 2 पुत्र रोहित और मोहित इंजीनियर हैं तथा पुत्री स्वाति BCA MBA प्रशिक्षित हैं। आप सफल गृहस्थ संचालन के साथ साथ महिला काव्य मंच की उपाध्यक्षा की भूमिका सक्रियता से निभा रही हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी चारों भाषाओं में लेखन हेतु ढेरों इनाम प्राप्त कर चुकी हैं। आपकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं सन्नाटों के पहरेदार, पिघलती शिला, कदम जिंदगी के, तुरपाई और अन्य कहानियां, दरीचों से झांकती धूप, मोह के धागे, सुरमई कहानियां, छुटपुट अफसाने, भूले बिसरे और प्रकाशनाधीन आत्मकथा, आईना और अक्स। पुरस्कारों की बात करें तो 2007 में कहानी संग्रह पिघलती शिला को ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा सर्वोत्तम कहानी संग्रह घोषित किया जा चुका है। डॉक्टर वीना जी को साहित्य सर्वोदय की उपाधि प्राप्त है। अब समय समय पर विभिन्न संस्थाओं, सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति द्वारा सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। सन 2018 में पंजाब कला साहित्य अकादमी द्वारा आधा जहान सम्मान तथा विद्या वाचस्पति संस्था द्वारा विशेष पुरस्कार अर्जित कर चुकी हैं और विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़कर आभासी पटल पर सतत सक्रिय बनी हुई हैं। तो बहुत स्वागत है आपका माननीय डॉक्टर वीना विज जी। सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन का वह पहला क्षण, वह पहली घटना जब आपने अपने अंदर छिपी हुई कलाकार को पहचाना। जब मैं 9th क्लास में थी तो पहली कलाकार तो मुझे लगा था मैं एक चित्रकार ही बनूंगी और पेंटिंग्स करूंगी, क्योंकि मैंने कुछ ड्राइंग्स करी और मुझे अपने आप को लगा कि मैं बहुत सुंदर ड्राइंग कर रही हूँ। तो मैंने अब तुलिका को उठा लिया और कैनवस रंगने शुरू कर दिए। और ये जो कलाकार की भावना है ये अंदर आ गई कि मैंने कुछ रंगना है। तो हम उन दिनों में कार्ड होते हैं विश करने के लिए एक दूसरे को, सहेलियों को बर्थडे कार्ड हो गए, ये एनिवर्सरी कार्ड हो गए। तो या मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, सहेलियों को मिस करना, वो उम्र ऐसी होती है। तो वो बनाने शुरू किए। फिर हमने पीपल के पत्तों को सुखाना शुरू किया, उनको उसके ऊपर मतलब रंगों से उसको सजाना शुरू किया और चिपका के सहेलियों को देना शुरू किया। तो मुझे तो लगा था कि मैं एक कलाकार ही बन जाऊंगी और अच्छी पेंटर बनूंगी
और नानक सिंह की पेंटिंग्स को देखती थी, जो कि हिमाचल के जंगलों में बैठ के जिन्होंने अपना घर बनाया हुआ था, और जी। उनकी पेंटिंग्स को देख के मैं बहुत खुश होती थी कि मैं भी यही बनने वाली हूँ। ये नहीं पता था कि जीवन कुछ और मेरे लिए रास्ते सोच के बैठा है। यहाँ पे तो बड़ी राहें हैं, किस राह गुजर पे आप निकल पड़े, पता ही नहीं कब कौन सी करवट आ गई। तो कला का तुलिका को हाथ में पकड़े पकड़े आगे बढ़ती गई। और मैं जब कॉलेज चली गई तो मैं जबलपुर कॉलेज, होम साइंस कॉलेज जबलपुर में पढ़ती थी, तो वहाँ पे कलाकारी का ही काम करती थी, पर मेरा चुपचाप लिखना भी चलता था। मैं अपनी डायरी में, एक बड़ी सी डायरी रखी थी, उसमें कहानियाँ और कुछ कविताएं लिखती रहती थी, पर वो किसी को पता नहीं था कि मैं लिख भी रही हूँ। वो मेरे अंदर अपने आप चल रहा था, एक बवंडर उठता था और कागज़ पर आ जाता था। तो डॉक्टर साहिबा, आपके कहने का अभिप्राय ये कि आप सबसे पहले तुलिका उठाकर कला के सफ़र पर चल निकली, तो उसके बाद हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके जीवन का कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने तुलिका को कलम की तरफ मोड़ दिया। जी हाँ, तुलिका तो अब कॉलेज में जाके मैंने कार्ड्स बनाए, तो वो तो अच्छा लगता था सबको, पर साथ ही साथ मेरी कलम भी चल रही थी, क्योंकि कलम का सफ़र जारी था, और जो मेरे हृदय में उद्गार आते थे उन्हें मैं उकेरी जा रही थी एक डायरी में। उस डायरी में कविताएं भी थी और कहानियां भी थी। तो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थी वहाँ पर जबलपुर कॉलेज में, तो उन्होंने कहा आप हमारी मैगज़ीन में लिखिए। तो जब मैंने लिखा तो उन्हें बहुत पसंद आया। तो इस तरह से लेखन का सफ़र जो है कॉलेज से स्टार्ट हो गया। डॉक्टर वीना जब लिखती हैं तो शब्दों का वो सफ़र जहन से कागज़ तक की यात्रा कैसे तय करता है, कैसा माहौल चाहती हैं आप? जब कोई विचार उठते हैं, जी अनुभूतियाँ जागृत होती हैं, तो अभिव्यक्त होने के लिए वो समय नहीं देखती। जी। कोई भी कवित्री होएगी या कोई भी साहित्यकार है जो लेखन से वाबस्ता है, तो उसको ये होता है कि जिस वक़्त मेरा विचार आया है मैं इसको तुरंत लिख दूं। जी। जी। अब ये होता है कि कभी कोई विचार आया तो अखबार ही पास में पड़ी है, तो पेन तो मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है कि मेरे पर्स में होता है, कहीं मैं जा रही हूँ, सफ़र कर रही हूँ, या कोई रसीद किसी चीज़ की पड़ी पास में, उस पर विचार लिख लिए थोड़े से, क्योंकि इस समय उठा है विचार, ज्वार आया है उसमें। तो सफ़र की बात की आपने कि आप सफ़र कर रही हैं तो लिख रही हैं, तो आपकी तुलिका से कलम तक का सफ़र तो हमने जान लिया, और जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप लाहौर में जन्मी, मध्य प्रदेश में पली बढ़ी, उसके बाद जालंधर में बहू बनकर आई, फिर अपने पति देव के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में विचरती रही, और अपने बेटों के साथ विदेश में जाकर समय बिताती हैं। तो डॉक्टर साहिबा, विभिन्न स्थानों की आबो हवा ने आपकी लेखनी और आपकी सोच को कितना प्रभावित किया? बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है आपने कि वाकई मैं बहुत जगह जाती हूँ और लेखनी भी प्रभावित होती है। बिल्कुल हो जहाँ सफ़र में है तो वहाँ पे जहाँ जिस अंचल में मैं पहुँचती हूँ उस अंचल का भी असर पड़ता है उसके ऊपर। कश्मीर जाती हूँ तो मेरी कहानियों में कश्मीर छलकता है, वहाँ की कहानियाँ लिखती हूँ कश्मीरी लड़कियों की, क्योंकि नारी के ऊपर जब आपने लिखना है और समस्याओं के ऊपर लिखना है, सामाजिक समस्याओं, क्योंकि साहित्यकार तो समाज का आईना है, तो मैं उन समस्याओं को जब देखती हूँ तो मेरी कलम चल पड़ती है अपने आप कि अब इन समस्याओं को मैंने अपनी कहानियों में डालना है। और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है मेरे पर, वो हसीन वादियों में मेरी कविता जो है वो उस हसीन वादियों से पूरी भरी हुई है, क्योंकि इतने नज़ारे देखते हैं हम वहाँ पर जो कि हमें यहाँ समझ ही नहीं आते कि ऐसे हो भी सकते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, वरेण्य मीन्स श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज़ें दी हैं हमें, और हमें कहा है कि आप इसको अनुभव करो। इसको फिर जब आप अनुभव कर लेते हो तो उसको अभिव्यक्त होना ही पड़ता है, जबकि एक कवि उसको देखता है तो फिर काव्य प्रस्फुटित होना आरंभ हो जाता है। तो मेरी कहानियों में
आपको मेरी तुरपाई कहानी बहुत चर्चा में रही, क्योंकि वो कहानी वहाँ की एक कश्मीरी लड़की की कहानी है। डॉक्टर वीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी अब तक कुल कितनी प्रकाशित रचनाएं हैं? जिनको किताबों में स्थान मिला है, किसी में 20 कहानियां हैं, तो किसी में 22 कहानियां हैं, जी। किसी में 18 कहानियां हैं। मेरी किताबों की किताबें हैं कहानियों की भी और कविताओं की भी। किसी में 100 से ऊपर कविताएं हैं, जी। तो किसी में 100 कविताएं हैं। तो ये किताबें जो हैं वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो जब मेरी पहली किताब छपी थी तो मुझे लगा था जैसे मेरे घर पहला, जैसे मेरे बेटे होने की मुझे खुशी हुई थी, वही खुशी मुझे इस किताब के छपने से हुई थी कि सन्नाटों के पहरेदार। इसमें मेरे जैसे सन्नाटे हट गए और वो पहरेदार हट गए और अंदर से बाहर आना शुरू हो गया सब कुछ, भावनाएं अभिव्यक्त होनी आरंभ हो गई, तो सन्नाटे हट गए। तो सन्नाटे वैसे मैंने कश्मीर की वादियों के चीड़ के पेड़ लिए थे कि वहाँ वो सन्नाटों को संभाले रखते हैं। जी। तो ये मेरी कल्पना थी। तो उन सन्नाटों के पहरेदारों को हटा के मैंने उनके बीच में से उनकी जो कृतियाँ हैं, जो हमें लगता है कि वो चुपचाप खड़े हैं पर नहीं, वो भी कुछ सोचते हैं कि इतनी दुनिया आ रही है, जा रही है, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। दरिया भी आता है लांघता हुआ, तो वो हिमालय की बर्फ़ को पिघालता लाता है और अपने में से ही ऐसे पत्थर लाता है कि वो शिवा का रूप ले लेते हैं, उसको लोग शिवलिंग बना लेते हैं। सो नदियाँ भी बोलती है, पर्वत भी बोलते हैं कि हम भी खड़े हैं तुम्हारे पहरे में, हम भी झांकते हैं दरिया में, हम अपनी परछाइयाँ देखते हैं, पर हम उसको सानिध्य नहीं पा सकते। पर्वत कहते हैं हम दरिया का सानिध्य नहीं पा सकते, नदिया का, पर किंतु हम उसमें झांक लेते हैं, अपनी परछाई देख लेते हैं। तो ये जो भावनाएं हैं, ये वो सन्नाटों के पहरेदार में आपको सब मिलेंगी। तो जीवन के सन्नाटे भी। आपके कहने का अभिप्राय ये कि पेड़ बोलते हैं, पत्ते बोलते हैं, प्रकृति के कण कण में कहीं ना कहीं सृजन की वो प्रक्रिया चलती है और वही सृजन की पीड़ा आपकी पुस्तकों के ज़रिए पाठकों तक पहुंचती है। तो इसी के साथ मैं बहुत गर्व के साथ आपसे अगला प्रश्न करना चाहूँगी। जालंधर दूरदर्शन से आपका जुड़ाव और लगाव, एक लंबी यात्रा, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों से अपना अनुभव साझा करें तो हमारी ये वार्ता और भी ज़्यादा दिलचस्प बन जाएगी। जब मैं जालंधर से 1980 में जुड़ी हूँ तो घर की स्त्रियां नहीं जाती थी वहाँ पर, मतलब लड़कियाँ तो फिर भी 2-4 वहाँ पे थीं, पर कोई किसी की पत्नी वहाँ नहीं जाती थी उस ज़माने में। तो वो अभी अभी बच्चा था हमारा दूरदर्शन, अभी इसने शायद चलना ही सीखा था, क्योंकि उससे पहले दूरदर्शन अमृतसर से हम देखते थे और पाकिस्तान के प्रोग्राम देखते थे। जैसे ही जालंधर में स्टार्ट हुआ तो मैं इसके साथ जुड़ गई। कैसे जुड़ी? तो ये तो एक कहानी ऐसी है कि आप मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया इसने। जिसने आपने कहा ना, पूछा मुझसे कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र कलाकार से यहाँ कैसे आ गया जी, तो मैं साहित्यकार भी हूँ और कलाकार हूँ, कलाकार साहित्यकार हूँ। मैं दोनों को गर्व के साथ अपने साथ जोड़ती हूँ। तो वो ये हुआ था कि मैं अपने बच्चों के स्कूल एपीजे स्कूल में पढ़ा रही थी, तो वहाँ एक क्लब लेना होता था, तो मैं डांस क्लब ले रही थी जो अलग क्लास थी। और वहाँ मैं जब डांस सिखा रही थी तो सुरेंद्र साहनी जी हमारे जालंधर दूरदर्शन के पहले जो संस्थापक थे, निर्देशक थे, वो वहाँ गए अपनी टीम लेके और उन्होंने प्रिंसिपल मिस्टर दुबे से पूछा कि ये कौन है। और ऐसा कुछ और था कि उन्होंने कहा कि मुझे इनको अपने दूरदर्शन में लाना है। तो मुझे फ़ोन आते थे कि हम दूरदर्शन से बोल रहे हैं, तो मैं डर के मारे रख देती थी कि उस वक़्त कि ये मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, कि मुझे जालंधर दूरदर्शन से फ़ोन आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। तो वो हमें बार बार फ़ोन करते थे कि आप फ़ोन पे, फिर मुझे उन्होंने बताया कि हम आपको एक रोल करने के लिए बुला रहे हैं। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से, सासू माँ से बात की, तो वो कहती है ना हमारे घर की लड़कियाँ नहीं जाती टीवी पर,
जी। चुप करके बैठ गई है। फिर मेरे पति आए, ये कश्मीर में बिजनेस था इनका, तो मैंने अपने पति रवि जी से बात की कि ऐसे मुझे फ़ोन आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा चलो हम चलते हैं, वो क्या कहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने ऐसे कहा। हम वहाँ गए, और तो जाने से पहले मैंने पूछा कुछ कपड़े लाने हैं, तो उन्होंने कहा एक साड़ी लेके आइए। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेकअप हुआ और मैंने एक रोल किया, तो उन्होंने कट कहा और कहा मुबारक हो, आप आज से दूरदर्शन की कलाकार बन गई हैं। क्या बात मुझे है। कुछ समझ ही नहीं आया, ना मैंने कोई फॉर्म भरा, ना कोई मैंने इंटरव्यू दिया, तो मैं कलाकार बन गई। बोले आप कलाकार बन गई हैं क्योंकि आपने तो एक ही कट में ओके कर दिया। तो मैं हैरान थी। पर यहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ लाइफ का। और रवि जी को वहाँ का माहौल इतना अच्छा और रिस्पेक्टेबल लगा कि कहने लगे दूरदर्शन में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, वहाँ तो सारे इतने आदर सत्कार से आपको बुलाते हैं, और नारियों की भी, इनकी भी, लेडीज़ की भी बड़ी रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है। तो ये तो फालतू की बातें हैं बाहर जो कहते हैं, और मैं दूरदर्शन की कलाकार बन गई। तो बहुआयामी सफलता आपने अर्जित की। आप महिला नेत्री हैं, अभिनेत्री हैं, अदाकारा हैं, चित्रकार हैं, लेखिका हैं। तो आपकी विभिन्न भूमिकाओं में से वह कौन सा रूप है जिसमें आप खुद को सबसे ज़्यादा सहज महसूस करती हैं? खुद को कौन से रूप से सबसे अधिक करीब मानती हैं? वक्त वक्त की बातें हैं। जी। कोई समय था कि मुझे, जब मैं दूरदर्शन पे काम आरंभ किया, तो मेरे अंदर था नाटक करने की क्षमता, एक कला थी, जो कि मैं थिएटर भी करती थी। आयाम थिएटर ग्रुप की मेंबर थी, और हमने बादल सरकार, मोहन राकेश और काफ़ी लोगों के हमने बहुत सारे नाटक किए। तो उन नाटकों में मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर उसके बाद हमने नाटक किया शहीद आज़म भगत सिंह, जो एक स्टेज नाटक भी किया, मैंने टीवी प्ले भी किया, और दूरदर्शन दिल्ली से नेशनल हुकअप के लिए भी मैंने किया। और हर जगह मैं शहीद भगत सिंह की माँ बनी, और ये रोल मेरा बेस्ट रोल मुझे लगता था, क्योंकि इसको मैंने बार बार निभाया। तो नाटक के लिए भी हम अमेरिका जा रहे थे, तो आधे लोगों को मिला वीज़ा, आधे को नहीं मिला। और अकबर का शो किया, दुल्ला भट्टी की माँ बनी, तो उसमें भी इतना वो गहराई वाला का किरदार था कि मुझे लगा था कि नाटक के लिए ये बहुत प्यारा है। तो उस समय मुझे नाटक बहुत अच्छा लग रहा था, दूरदर्शन अच्छा लग रहा था। आज मैं साहित्यकार बन के सब जगह जा रही हूँ, और जो कोरोना टाइम आया उसने वेबिनार शुरू कर दिए हैं, तो मुझे और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बना दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री बन गई हूँ मैं, क्योंकि मेरे काव्य के वेबिनार्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, और तरह तरह के वहाँ पर वेबिनार्स पे इंटरव्यू होते हैं। मुझे विशिष्ट अतिथि बनाकर बहुत सारी स्टेट्स में, इस बार मैं 9 स्टेट्स में वहाँ अमेरिका में स्पेशल गेस्ट, विशिष्ट अतिथि बनकर काव्य पाठ करती रही, और मुझे जगह जगह पे तो विभिन्न संस्थाओं ने सम्मानित भी किया। तो डॉक्टर साहिबा, आपकी इस बहुआयामी सफलता का श्रेय यदि आपको किसी एक व्यक्ति को देना हो तो किसे देना चाहेंगे? जीवन में बहुत मुकाम आए, और मुझे लगता है कि जब आप कुछ ख्वाहिश करते हैं या चाहते हैं, तो कहते हैं ना, सारी कायनात जुड़ जाती है उसमें आपका साथ देने को। बिल्कुल। तो मुझे तो जगह जगह कहते मेरा ऑरा बड़ा वो है, स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे हर जगह साथ ही मिला है। कॉलेज में जहाँ लोग तड़पते थे, वहाँ मुझे हर जगह पे बुलाया जाता था, और बार बार मेरा नाम लेते थे, तो हर प्राइज़ के समय भी नाम आता था। तो वहाँ भी सब ठीक था, वहाँ की टीचरों को कहूँगी। फिर यहाँ मुझे सुरेंद्र सानी जी ले आए, पर सबके पीछे तो आते हैं मेरे पति। अगर रवि जी, या मतलब जिन्हें श्री आर के बीच बोलते हैं, तो मेरे पति, अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो ना मैं दूरदर्शन जा पाती, ना मैं नाटकों में जा पाती। तो जो कहा जाता है कि पत्नी की सफलता के पीछे पति का ही हाथ है, या पति की सफलता के पीछे पत्नी का हाथ होता है।
तो ये तो ऐसी पहिए की गाड़ी बिल्कुल, है, वो तो बैकबोन मैं सारा है श्रेय और उनको देती हूँ। उन्हीं की वजह से आप आज एक बिल्कुल, आइकन के बिल्कुल। रूप में, एक चमकते हुए सितारे के रूप में हम सभी के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। बिल्कुल। तो वीना जी, चलते चलते हमारे दर्शकों के नाम कोई ऐसा संदेश जो उनके हृदय तल और मानस पटल को छू जाए और हमेशा हमेशा याद रहे। संदेश तो यही है कि हम जब तक लिख रहे हैं, हमें वे जी। पढ़ रहे हैं, हमारी समीक्षाएं कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो उससे एक मैं जागृत अवस्था में रहती हूँ कि कुछ आएगा और वो मुझे बताएगा कि हाँ भाई आप ठीक रास्ते पे चल रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि जीवन में आप सो मत जाओ। अगर अंदर कुछ है आपके तो आप करोगे, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, क्योंकि उसके बिना ये कुछ नहीं होगा। घर गृहस्थी को भी देखना है, बच्चे भी पालने हैं। मुझे फिल्मों के लिए बहुत ऑफर आए थे बम्बई से, और मेरे मामा जी भी IAS जौहर थे, तो वो फिल्मी लाइन में थे। मेरे संस्मरण हैं। आजकल मुझे हरीश नवल हैं, डॉक्टर हरीश नवल, वो कहते हैं आप संस्मरणों की रानी हैं। मतलब आप इतने अच्छे संस्मरण लिखती हैं कि वो लोगों की पहली चॉइस बन चुका है पढ़ना, कि पहले सब देखते हैं आपका संस्मरण कोई आया है, और वो मुझे कहते हैं कि आप तो उनकी रानी है। तो मेरे संस्मरण बहुत चल रहे हैं। तो मैं मतलब कि फिल्मों में भी नहीं गई, सिर्फ लेखन की तरफ उद्धृत हो गई, क्योंकि मुझे लगा मुझे लेखन की तरफ ही जाना है। तो यहाँ बैठ के भी मैं अपनी चाहे किताबें लिखती हूँ, और हमारी खुशनसीबी है कि हम आज के आभासी पटल पे आ गए हैं हम लोग। तो हम लोग कुछ भी जो बोलते हैं तो वो सबको पहुंच जाता है। मैंने काव्य की भी धाराएं शुरू करी थी फेसबुक पर कि हर कोई 8-8 कविता लिखे आए। नई प्रतिभा को मैं जन्म देना चाहती हूँ कि नई प्रतिभा आए और आगे बढ़े। ये नहीं कि हम ही जो पुराने लोग हैं वो बैठे हैं और वो ही लिखी जा रहे हैं। नई प्रतिभाएं आए, उनका मैं स्वागत करती हूँ। महिला काव्य मंच के में भी मैं चाहती हूँ कि नई नई प्रतिभाएं आएँ और अपनी कविताएं सुनाएं, क्योंकि किताबों में फिर भी वो सो जाती हैं कविताएं। जब तक कोई खोलेगा नहीं उनको, कैसे पढ़ेगा जी। पर अगर आप वेबिनार्स में बोलेंगे तो आपकी कविताएं सांस लेंगी, जिएंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, आपके विचार लोगों तक पहुंचेंगे। तो मैं संदेश यही देती हूँ कि आप आगे आएं और सब बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, अपने विचार व्यक्त करें और जो वो चाहते हैं वो करें जीवन में। अगर वो करेंगे तो तब मेहनत करें। ये नहीं सोचे कि हम सारी नींद भी ले लें और हम ये कुछ नाम भी कमा लें, ऐसे नहीं हो सकता है। मेहनत करनी पड़ती, कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है। शरीर के लिए भी अगर कोई रोग है तो आप उसको एक तरफ करते हो, उसको भूलते हो, तभी आगे बढ़ते हो। तो मेरा यही संदेश है सबके लिए कि आप लोग आगे आइए और आगे बढ़िए और अपने भारत देश का नाम ऊपर करिए। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बनिए, अंतर्राष्ट्रीय लेखक बनिए, अंतर्राष्ट्रीय कवि बनिए और आगे बढ़े। अपने जो अंदर शौक है उनको लेके दबाओ मत, उनको लेके आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ। तो डॉक्टर वीना विज उदित जी, आपसे बात करके मन मुदित हो गया और रचना कार्यक्रम का फलक भी सूर्य की भांति प्रकाशमान हो गया। तो आज की इस यादगार गुफ्तगू को यही विराम देती हूँ और आपसे अलविदा लेती हूँ। आप ही की लिखी रचना वो लम्हे की कुछ पंक्तियों के साथ, जिंदगी से कुछ लम्हे चुराकर लॉकर में सहेजती रही, फुर्सत से खर्चूंगी किसी रोज, बस यही सोचती रही, उधड़ती रही जेब, करती रही भरपाई, एक दिन फुर्सत जो मैंने पाई। तो फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर, तब तक के लिए सस्नेह नमस्कार।